नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 पेपर का सॉल्यूशन तथा उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन। आज मैं यहाँ पर आपको प्रश्न किस तरीके से सॉल्व करने हैं इसके बारे में बताऊँगा। और इसमें भी सबसे बड़ी चीज़ यही है कि कई लोग बोलेंगे कि पेपर बहुत टफ था, मीडियम था, एवरेज था, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि पेपर यूपीएससी का लगभग लगभग एक जैसा ही आता है। 5 to 10% का वेरिएशन रहता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम क्वेश्चंस को एलिमिनेट कैसे करें। तो आज मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने होते हैं इस पर चर्चा करेंगे। और सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात यही है कि अगर आपको एक बार क्वेश्चंस को सॉल्व करना आ गया तो कई सारी चीज़ें आपको नहीं पता होते हुए भी आप आराम से उन्हें कर पाएंगे। तो आज हम एलिमिनेट करना आपको यहाँ पर सिखाएंगे, प्लस कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको थोड़ी पता है और थोड़ी नहीं पता है, तो उनसे भी आप अपने आंसर्स निकाल पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आधार से संबंधित क्वेश्चन है ये, और इसमें आपके 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और उन स्टेटमेंट के आधार पर आपको आंसर टिक करना है। तो इस पेपर को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है कि क्या सही है उसे हम देख सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका है कि क्या गलत है उसे हम देख सकते हैं। अगर हमें गलत ऑप्शन समझ में आता है तो हम ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं हम, आधार मेटा डाटा कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर मोर देन 3 मंथ। रॉन्ग स्टेटमेंट, ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। अब हम बाकी स्टेटमेंट को बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम इससे अपने आंसर पर जाने की कोशिश करते हैं। तो इसके आधार पर हम ये तय कर सकते हैं कि पहला तो नहीं हो सकता क्योंकि ये तो रॉन्ग है और उन्होंने सही स्टेटमेंट पूछा है, और चौथा ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। तो इस तरीके से एक चीज़ तो आपको क्लियर हो गई कि ऑप्शन ए और डी यहाँ पर नहीं हो सकते। नेक्स्ट बात करते हैं, स्टेट कैन नॉट एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट विथ प्राइवेट कॉरपोरेशन फॉर शेयरिंग ऑफ आधार डाटा। अब यहाँ पर तो ये तो बिल्कुल सही बात है, यानी कि 2 सही है। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं, एक 2 है, 2 और 4 है, और दूसरा है आपका केवल 3। तीसरे पे जाते हैं, आधार इज मैंडेटरी फॉर ऑब्टेनिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट। तो आप सामान्य लॉजिक भी लगाएंगे तो इंश्योरेंस प्रोडक्ट के लिए मैंडेटरी नहीं है, यानी कि आपका 3 जो है वो गलत है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर समझ गए होंगे कि 1 से आपने 2 ऑप्शन हटा दिए और 3 से आपका तीसरा ऑप्शन, तो आपका जो ऑप्शन बचता है वो है 2 और 4, यानी कि ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, राज्यसभा हैज़ द इक्वल पावर विथ लोकसभा। राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में होती हैं। इक्वल पावर, आपको पहली चीज़ तो क्वेश्चन पे फोकस करना है कि इक्वल पावर की बात की गई है। देखते हैं, द मैटर ऑफ क्रिएटिंग न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, नई अखिल भारतीय सेवाएं गठित करना। तो आप अच्छा से जानते हैं कि ये राज्यसभा का विशेष अधिकार है, इसको नहीं ले सकते हम। फिर सेकंड ऑप्शन है अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, इस पर हम थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे। तीसरा ऑप्शन है द रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट। तो सरकार को हटाने की जो शक्ति है ये आपको पता है ये लोकसभा के पास है, तो ये लोकसभा यहाँ पे प्रभावी हो गई। मेकिंग कट मोशन, तो कटौती प्रस्ताव जो हैं उनके विषय में, अब कटौती प्रस्ताव भी कहीं ना कहीं लोकसभा ही महत्वपूर्ण है। तो ये तो एक तो तरीका हमारे पास ये था कि हम ऑप्शन एलिमिनेट कर लेते, भले हमें ये नहीं पता था कि अमेंडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप यहाँ पे आंसर पर अगर हम आते हैं तो इसका आंसर जो है वो सेकंड सही है। तो संविधान संशोधन की स्थिति में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियाँ प्राप्त हैं। तो आपके पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 तरीके थे। एक तो हम ये देख लें कि कौन सी शक्तियाँ ऐसी हैं जिनमें लोकसभा और राज्यसभा के पास इंडिविजुअल है, तो हमारा ऑप्शन लास्ट में बचेगा एलिमिनेट होके। या फिर हमें सीधा पता हो कि भाई अमेंडमेंट की जो पावर है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए महत्वपूर्ण होती है और दोनों को समान अधिकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, एम्पीलेंट्स की बात करते हैं। तो ये जो संसद सदस्य होते हैं उनके लिए स्थानीय क्षेत्र विकास योजना है, इसके अंतर्गत कुछ पॉइंट्स आपको दिए गए हैं। तो बात करते हैं हम ऑप्शंस पे। एम्पीलेट्स फंड्स मस्ट बी यूज टू क्रिएट ड्यूरेबल एसेट्स लाइक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ एजुकेशन एट्सेट्रा। हिंदी में आपको बताता जाऊंगा।
एमपीलेट्स निधियां टिकाऊ परिसंपत्तियों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा आदि को भौतिक आधारभूत संरचनाओं का निर्माण में प्रयुक्त होती हैं। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। फिर प्रत्येक सांसद, सेकंड, अ स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ ईच एमपीज फंड मस्ट बेनिफिट एससी एंड एसटी पॉपुलेशन। तो प्रत्येक सांसद एससी एसटी पॉपुलेशन के लिए भी प्रयोग कर सकता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। थर्ड पॉइंट है एमपी लेट्स फंड्स आर सेंशन्ड फॉर एन एनुअल बेसिस एंड अनयूज्ड फंड कैन नॉट बी कैरीड। इस बात पे आपको ध्यान रखना है कि अनयूज्ड फंड यानी कि जो यूज़ नहीं हुआ है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता इनके अनुसार, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता है। जो भी अनुपयुक्त निधि है वो अगले वर्ष यूज हो सकती है, यानी कि तीसरा ऑप्शन टोटल गलत है। अब हम तीसरे ऑप्शन से देखते हैं कि तीसरा ऑप्शन कहाँ कहाँ है। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ भी मिल रहा है आपको, तीसरा ऑप्शन यहाँ भी मिल रहा है आपको। तो ये दो आंसर आपके हट जाते हैं, बी और सी। अब डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी मस्ट रिस्पेक्ट एटलीस्ट 10% ऑफ ऑल वर्कर्स अंडर इम्प्लीमेंटेशन। तो ये किया जा सकता है इस तरीके से। पहला, दूसरा और चौथा, ये तीन आपके सही आंसर हैं, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा डी। क्लियर हो गया आपको? ये आपके हट गए थे तीसरे से। तो इस तरीके से आपका आंसर जो होगा वो 1, 2 और 4 ऑप्शन सही होंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल राइट्स इनकॉर्पोरेट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। अस्पृश्यता की बात की गई है। अब अस्पृश्यता किस में है? तो पार्ट 3 में है। पहली चीज़ पार्ट 3 यानी कि भाग 3 फंडामेंटल राइट्स, और उसके आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी की बात की गई है। अब अनटचेबिलिटी अगर आपको याद हो तो 14 to 18 क्लास में हम लोगों ने इस पर काफ़ी डिस्कस किया है। तो 14 to 18 आर्टिकल के अंतर्गत हम देखते हैं समता का अधिकार, राइट टू इक्वेलिटी है, और 17 इसके अंतर्गत आता है। तो सीधा सीधा आपका आंसर हो गया डी, राइट टू इक्वेलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। तो किस तरीके से हम देखेंगे इस क्वेश्चन को? भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। सीधे आंसर पे जाने की कोशिश करें तो आर्टिकल 50 में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण बताया गया है, यानी कि आंसर हो जाएगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी भारतीय संविधान के पार्ट 4 में मेंशन किए गए हैं और आर्टिकल 36 से लेके 51 के अंतर्गत किए गए हैं। और यहीं पर आर्टिकल 50 जो है हमें बताता है कि किस तरीके से सेपरेशन ऑफ जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को किया जा सकता है। तो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, along with the budget of finance minister also places other documents before the parliament which include the macroeconomic framework statement. Aforesaid document is presented because of this mandated by। तो यहाँ पर अगर केवल बजट की बात होती तो हम बी ऑप्शन पे जा सकते थे, लेकिन और बाकी चीज़ों की बात की गई है। तो ये जो प्रोविज़न ऑफ फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट 2003 है, इसके अंतर्गत ये शामिल किया गया है। तो राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के प्रावधानों के कारण, इसलिए आर्टिकल, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट, परिभाषा से कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात की गई। अब कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट की क्या परिभाषा है? तो संविधान में परिभाषा गवर्नमेंट बाय लेजिस्लेचर, पॉपुलर गवर्नमेंट, मल्टी पार्टी। भारत में मल्टी पार्टी गवर्नमेंट है, लेकिन मल्टी पार्टी से कॉन्स्टिट्यूशन का कोई लेना देना है। और भारतीय संविधान में जो गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट के ऊपर कई सारे प्रोहिबिशन या प्रतिबंध लगाए गए हैं। तो ये एक लिमिटेड गवर्नमेंट या सीमित सरकार होती है। कई लोग सोचते होंगे गवर्नमेंट बाय लेजिस्लेचर, तो क्या गवर्नमेंट सिर्फ लेजिस्लेचर से बनाई जा रही है? तो डेफिनेशन के थ्रू जब हम जाते हैं तो ये एक लिमिटेड गवर्नमेंट के रूप में काम करती है। तो 7 का आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट, other than fundamental rights which of the following parts constitution of india reflects the principle and provision of the universal declaration of human right। तो ह्यूमन राइट के डिक्लेरेशन की हम बात कर रहे हैं, और किसके अलावा मूल अधिकारों के अतिरिक्त तो कहाँ कहाँ पर इनसे संबंधित बातें की गई हैं। प्रियम्बल में हमें ये बातें दिखाई देती हैं, डीपीएसपी, राज्य की नीति निर्देशक तत्व और फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो ये तीनों में ही ये बातें आपको दिखाई देती हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका 1, 2, 3 यानी कि डी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, इन इंडिया लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ प्रोवाइड
फ्री लीगल सर्विसेज टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सिटीजन्स। तो पर्सन विथ एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 1 लाख, तो एक तो ये बात बिल्कुल सही है कि 1 लाख से कम इनकम होनी चाहिए। फिर दूसरे और तीसरे प्रोविजंस यहाँ पर क्लियर कट मेंशन नहीं किए गए और सीनियर सिटीजन्स के लिए किया गया। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा आपका आंसर 1 and 4 ओनली, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल एग्रीमेंट है और दूसरी तरफ है सब्जेक्ट। अल्मा आटा डिक्लेरेशन, ये कई बार अल्मा आटा डिक्लेरेशन 1978 का है और ये हेल्थ केयर से संबंधित है, तो ये तो बिल्कुल सही है, यानी कि एक सही हो गया। फिर है हैग कन्वेंशन, हैग कन्वेंशन सिविल एस्पेक्ट से संबंधित है, चाइल्ड राइट से, तो ये सेकंड जो है वो गलत है। बायोलॉजिकल एंड केमिकल्स से, केमिकल वेपन्स से हैं, तो ये गलत ऑप्शन है आपका। अगर हम दो को एलिमिनेट कर देते हैं तो ये दो तो हमारे हट ही जाते हैं। अब इसके बाद आते हैं तलानोआ, तो तलानोआ डायलॉग्स जो है वो आपका बिल्कुल सही है, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज से संबंधित बात की गई है। तलानोआ में 2018 के अंतर्गत कहा गया था इसको, तो 3 आपका बिल्कुल सही है। फिर है अंडर 2 कोएलिशन, तो अंडर 2 कोएलिशन चाइल्ड राइट्स यहाँ पे दिया गया है। तो अंडर 2 कोएलिशन जो है ये आपका ग्रीन हाउस गैसेस से संबंधित है, तो ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन मिटिगेशन से संबंधित है, इसलिए ये आपका गलत है। तो इस तरीके से आपका आंसर जो होगा वो होगा 1 and 3, तो आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज़ वन ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, संसदीय सरकार की हम बात यहाँ पर कर रहे हैं। अब संसदीय सरकार की बात कर रहे हैं, वहाँ पर हमने जो बात की थी संवैधानिक सरकार की बात की थी, कॉन्स्टिट्यूशन। अब संसदीय सरकार किसके द्वारा बनाई जाती है? तो संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भारत में। द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव्ड बाई इट, सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है, बिल्कुल सही है। द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाई द पीपल एंड कैन बी रिमूव्ड बाई देम, सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है और उनके द्वारा हटाई जा सकती है। अभी ऐसा सारी जगह लागू नहीं हुआ है। नेक्स्ट है द गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पार्लियामेंट बट कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय इट बिफोर कंप्लीशन ऑफ फिक्स टर्म, ऐसा भी बिल्कुल नहीं होता है। फिक्स टर्म के पहले भी उसे कई बार हटा दिया जाता है। आपको पता है कि लोकसभा भंग कर दी जाती है तो सरकार वैसे ही समाप्त हो जाएगी राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के परामर्श पर भी ऐसा हो सकता है। तो इस तरीके से आंसर जो होगा आपका वो होगा सेकेंड। नेक्स्ट 12 क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स द आइडियाज़ ऑफ वेलफेयर स्टेट? वेलफेयर स्टेट का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वेलफेयर स्टेट मीन्स कल्याणकारी राज्य, और कल्याणकारी राज्य की जब भी हम बात करते हैं तो पार्ट 4 यानी कि डीपीएसपी की हम बात करते हैं। ऐसे हम इसके याद भी रख सकते हैं, डीपीएसपी, तो 4 ही अल्फ़ाबेट पार्ट 4 के अंतर्गत आते हैं। आर्टिकल 36 से 51 के अंतर्गत आते हैं। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट भारत के संविधान की हम बात कर रहे हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस द बेसिक स्ट्रक्चर। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपको ये एलिमिनेट करना है कि क्या सही नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में तो बेसिक स्ट्रक्चर की कोई बात ही नहीं की गई है। ये तो आपके केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस से आती है। तो इस तरीके से पहला स्टेटमेंट तो स्ट्रेट फॉरवर्ड गलत हो गया, मतलब ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 2 ऑप्शन तो आपके हट गए। फिर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स जुडिशियल रिव्यू टू द सेफगार्ड ऑफ सिटीजन्स लिबर्टीज एंड टू प्रिजर्व द आइडियल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड। तो भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था करता है। तो सेकंड इज करेक्ट ऑप्शन, तो आंसर होगा आपका बी। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन देख लेते हैं। वन कॉमन एग्रीमेंट बिटवीन गांधीज्म एंड मार्क्सिज्म, तो गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच में कौन सा कॉमन फीचर की हम बात करते हैं? फाइनल गोल ऑफ स्टेटलेस सोसाइटी, तो एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्यविहीन समाज, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट को भी चेक कर लेते हैं एलिमिनेट करने के लिए। क्लास स्ट्रगल, वर्ग संघर्ष, ये वर्ग संघर्ष केवल और केवल किसके द्वारा दिया गया था? मार्क्स के द्वारा दिया गया था, गांधी जी ने ऐसी कोई बात नहीं की। एवोल्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, तो गांधी जी ने प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक हद तक कम करने की बात की है, लेकिन यहाँ पर गांधी जी का जो सिद्धांत है ट्रस्टीशिप या न्यासिता का सिद्धांत वो लागू होता है, तो ये बात भी नहीं लागू होती। इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म,
आर्थिक नियतिवाद की भी बात। तो इस तरीके से पहला जो आंसर होगा वो होगा आपका 14 का 1, यानी कि एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्य विहीन समाज, द फाइनल गोल ऑफ स्टेटलेस सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक अप्रोप्रिएट फॉर ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी की बात की गई है नौकरशाही की, तो नौकरशाही जो है उसके लिए बात की गई। एजेंसी फॉर वाइडनिंग द स्कोप ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, बिल्कुल गलत है। संसदीय लोकतंत्र को बढ़ाने की बात नहीं की जा सकती इससे। एजेंसी फॉर स्ट्रेंथिंग द स्ट्रक्चर ऑफ फेडरलिज्म, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। फेडरलिज्म का तो काफ़ी विरोध किया है, फेडरलिज्म को तो ये काफ़ी नुकसान पहुंचाती है ऐसा माना जाता है। ये यूनिटरी फीचर को दर्शाता है आपका। एन एजेंसी फॉर फैसिलिटेटिंग द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, तो राजनीतिक स्थायित्व और आर्थिक वृद्धि को सुलभ बनाने वाला उपकरण है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। एन एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी, तो आप जब अधिकारी बनेंगे तो आपका मुख्य कार्य क्या होगा, लोक नीति की कार्यान्वित करने वाला अभिकरण। तो ये बिल्कुल सही है कि एक पब्लिक के लिए इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी के रूप में ये काम करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग सेट ए की बात कर रहे हैं, ये आपके यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के सेट ए है जिसके क्वेश्चंस पे हम लोग आज डिस्कशन कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान की जो उद्देशिका या प्रस्तावना है उसकी बात की गई है। अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज़ नो लीगल इफेक्ट, ये ठीक है लेकिन पूरे तरीके से ठीक नहीं है। नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो बिल्कुल ही गलत है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ये बात सिद्ध हो चुकी है। अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एट द सेम लीगल इफेक्ट ऑफ एनी अदर पार्ट, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 4, अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज़ नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट, संविधान का भाग है लेकिन अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। तो इस तरीके से 16 का जो आंसर होगा वो होगा आपका डी। नेक्स्ट आ जाता है गोल्ड ट्रेंच या रिजर्व ट्रेंच की बात कर लेते हैं। तो स्वर्ण ट्रांस या रिजर्व ट्रांस की बात करते हैं। अ लोन सिस्टम ऑफ वर्ल्ड बैंक, नहीं। वन ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द सेंट्रल बैंक, बिल्कुल भी नहीं। क्रेडिट सिस्टम ऑफ WTO ग्रांटेड टू इट्स मेंबर, अ क्रेडिट सिस्टम ऑफ ग्रांटेड बाय IMF टू इट्स मेंबर, IMF द्वारा इसके सदस्यों को प्रदान किए जाने वाली एक साख प्रणाली है, तो ये बिल्कुल सही है। इसके अंतर्गत मैं थोड़ी डिटेल आपको यहाँ पे बताता हूँ। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है उसके अंतर्गत फॉरेक्स करेंसी के रूप में अगर हम देखें तो ये फॉरेक्स करेंसी के रूप में होता है या फिर गोल्ड के रूप में हो सकता है ये आपका। और ये टोटल जो कोटा होता है किसी भी देश का उसका 25% होता है, यानी कि जिस भी देश का, अगर मान लीजिए किसी देश का $1000 का कोटा है तो उसका सिर्फ 25% जो है वो किसके रूप में होगा, स्वर्ण ट्रांस के रूप में या रिजर्व ट्रांस के रूप में होगा। बाकी जो 75% उस कोटे का हिस्सा होगा वो क्रेडिट ट्रेंच के रूप में होता है और डोमेस्टिक करेंसी में होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इससे आने वाले समय में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हो सकता है अब क्रेडिट ट्रेंच पूछ लें अगली बार, तो क्रेडिट ट्रेंच कितना होता है, 75% होता है और डोमेस्टिक करेंसी में होता है, जबकि वो क्या था, या तो गोल्ड में था 25% होता है वो, या फिर फॉरेन करेंसी के रूप में होता है। तो इस तरीके से 17 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विद द रेफरेंस टू द प्रोविजन कंटेन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आज करेक्ट, तो करेक्ट स्टेटमेंट की बात की गई है। तो दे शैल बी एनफोर्सिएबल बाय द कोर्ट, तो आपको पता है DPSP जो है वो कोर्ट के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होते हैं, यानी स्टेटमेंट तो सीधे सीधे गलत है। ठीक है, जब ये गलत है तो ए तो हो ही नहीं सकता और सी नहीं हो सकता, तो दो ऑप्शन तो हमारे हट जाते हैं। अब हम सेकेंड ऑप्शन पे आ जाते हैं। अब सेकेंड, और अगर हम बी और डी ऑप्शन को देखें तो इस दोनों में ही सेकेंड है, यानी कि सेकेंड तो होगा ही होगा, तो हम इसको नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा। हालांकि हम पढ़ लेते हैं। दे शैल नॉट बी एनफोर्सिएबल बाय एनी कोर्ट, यानी कि किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, बिल्कुल सही। द प्रिंसिपल लेट डाउन द इन दिस पार्ट आर टू इन्फ्लुएंस द मेकिंग लॉस बाय द स्टेट, इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो आंसर हो जाएगा आपका D 2 और 3।
तो इस तरीके से आपके पास तरीका क्या था कि आपने दो ऑप्शन एलिमिनेट करके हटा दिए, एक ऑप्शन को आप इसलिए नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो दोनों में है, तो आप थर्ड ऑप्शन को अगर अकेला पढ़ लेंगे तो भी आपका आंसर इससे निकल जाएगा इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन में देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अ पर्सन हु एलिजिबल टू vote can be made a minister in the state for 6 months even if he is not a member of the legislature of the state। अगर कोई भी व्यक्ति जो भारत के संविधान के अनुसार राज्य के मतदान के योग्य हैं और किसी राज्य में 6 माह के लिए मंत्री बनाया जा सकता है, तब भी जबकि वह उस राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है। तो ये ठीक है बात। नेक्स्ट बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, तो लोक प्रतिनिधित्व जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार हम बात करेंगे। तो क्रिमिनल ऑफेंस के लिए अगर उसे इम्प्रिजनमेंट दी गई है कम से कम 5 साल की, तो वो परमानेंटली डिस्क्वालीफाइड हो जाता है। ये आपका गलत है यहाँ पर। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा केवल एक, ओनली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। The President of India can summon a session of Parliament at such a place as he see think fit। भारत के राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आहूत कर सकता है। ये बिल्कुल सही है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। फिर भारत का संविधान 1 वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान करता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोविजंस फॉर 3 सेशंस फॉर द पार्लियामेंट। तो ऐसा 3 सत्र होते हैं, लेकिन संविधान में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। संविधान में क्या कहा गया है कि संसद के 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। तो नॉट मोर देन 6 मंथ बिटवीन 2 सेशंस। तो अगर 6 मंथ से ज़्यादा का समय नहीं होना चाहिए, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग हो गया। तो इस तरीके से आपका सेकंड रॉन्ग हो गया, तो सेकंड और फोर्थ बी और डी ऑप्शन तो आपके हट गए। अब हम देखते हैं थर्ड पर, देयर इज़ नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज दैट द पार्लियामेंट इज़ रिक्वायर्ड टू मीट इन ए ईयर। एक वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का चलना आवश्यक है। ये सही है, तो आंसर हो जाएगा आपका सी 1 और 3 ओनली। नेक्स्ट 21 क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 भारत के इतिहास से संबंधित है। यहाँ पर ये पॉलिटी के क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाते हैं। विथ रेफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द पेयर्स औरंग इन चार्ज ऑफ ट्रेजरी ऑफ द स्टेट। फिर सेकंड की बात कर लेते हैं, वेनियन इंडियन एजेंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। और तीसरा है मिराशीदार डेजिग्नेटेड रेवेन्यू पेयर ऑफ टू द स्टेट। तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। तो यहाँ पर जो औरंग है ये आपका गलत स्टेटमेंट है, तो औरंग नहीं होते हैं ये। अब हम आते हैं सेकंड ऑप्शन पर। तो बेनियन जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय एजेंट होते थे, ये टैक्स वगैरह कलेक्ट करते थे, ठीक है ना, तो ये सही है। और इसके बाद मिरासीदार जो है वो राज्य द्वारा नामित राजस्व दाता होता था, ये भी आपका सही है। तो आंसर हो जाएगा आपका बी एंड सी, यानी कि क्वेश्चन नंबर इसका आंसर बी सही हो जाएगा। सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट इसका सही है। नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू रिलीजियस पॉलिसी रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो भारत के धार्मिक इतिहास के संबंध में कथन है, स्थाविरवादिन्स बिलोंग्स टू द महायान बुद्धिज्म। स्थाविरवादी महायान बौद्ध से हैं, यही पकड़ना है आपको, बस लिमिट करिए। स्थाविरवादी कैसे याद रखेंगे, स्थाविर, ठीक है, स्थाविरवादी महायान से नहीं है, ये स्थिर हैं, मतलब हीनयान वाले हैं ये, ठीक है ना, महायान से नहीं है, यानी ये गलत है। तो पहला ऑप्शन अगर गलत होगा तो आप देख लेते हैं, पहला ए में है, इसके बाद डी में है, ये 2 ऑप्शन तो आपके हट जाते हैं। फिर सेकंड ऑप्शन लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासांगिक संप्रदाय की एक शाखा है, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। और महासांगिकों द्वारा बौद्ध के देवोत्रोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। द डिफिकेशन ऑफ बुद्धिज्म ऑफ महासांगिक्स फोस्टर्ड द महायान बुद्धिज्म, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि सेकंड और थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन्ड द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ। आपको यहाँ पे अच्छे ध्यान रखना है, फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी,
यानी आपसे कब तक की बात की जा रही है, 1850 तक की बात की जा रही है। तो 1801 से लेके अगर हम 1851 तक की बात करते हैं तो उसमें क्या प्रभाव पड़े हैं भारत पर, उसकी हमें बात करनी है। कुछ लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होगा रेलवे लाइंस, तो आपको ये ध्यान रखना है कि रेलवे लाइंस 1853 में आई थी जो इस क्राइटेरिया के आगे हैं। अगर यही क्वेश्चन फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी नहीं होता, 19th सेंचुरी होता, तो डेफिनेटली इसका आंसर रेलवे भी आप लगा सकते थे। इंडियन हैंडीक्राफ्ट वर र्यून, तो ये बिल्कुल सही है, भारतीय दस्तकारी उद्योग इस समय नष्ट हो गए थे। मशीनों का प्रयोग किया गया था लेकिन लार्ज नंबर में नहीं किया गया था। हैवी ड्यूटीज़ ब्रिटिश मैन्युफैक्चर पर नहीं इम्पोज की गई थी, इसका उल्टा सही था। ब्रिटिश उत्पादन के आयात पर भारी शुल्क बिल्कुल नहीं लगाया गया, ये तो भारतीय उत्पादों पर निर्यात शुल्क लगाया गया था, तो ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग हिस्ट्री ऑफ इंडिया। राइज ऑफ प्रतिहार्स अंडर किंग वोज, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पल्लव पावर अंडर महेंद्र वर्मन फर्स्ट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ चोला पावर अंडर परांतक फर्स्ट और गोपाल। तो ये आपको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करनी है, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। आपको इसका आंसर सही हो जाएगा सेकंड, फिर फोर्थ, फिर वन, फिर थर्ड, तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस डिफाइंस द नेचर ऑफ द हुंडी। हुंडी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, तो हुंडी के स्वरूप की परिभाषा पूछी गई। अब नॉर्मली भी अगर गांव में देखेंगे तो कई लोग बोलते हैं आपके पास बड़ी हुंडी है क्या, तो हुंडी का मतलब क्या, अल्लाह आप जिसे दे दो, एक पर्ची पे कुछ भी लिख के दे देते थे और उसके बदले में आपको उतना पैसा मिल जाता था। तो ये क्या हो गया, सीधा सीधा वेल ऑफ एक्सचेंज है ये, मतलब विनिमय पत्र के रूप में हुंडी काम करती थी। और किसकी बात कर रहे हैं, तो पोस्ट हर्ष पीरियड की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26, विथ रेफरेंस द बुक देशर, ठीक है ना। तो देशेर कथा की हम बात कर रहे हैं, तो देशेर कथा में जो सखाराम गणेश देवस्कर हैं उनकी बारे में बात कही गई है। इट वार्न्ड अगेंस्ट द कॉलोनियल स्टेट, हिप्नोटिक कॉन्क्वेस्ट ऑफ द माइंड। इस पुस्तक में औपनिवेशिक राज्य द्वारा मस्तिष्क की सम्मोहक विजय के विरोध में चेतावनी है, ये बिल्कुल सही है इनकी बात। फिर इसने दूसरी बात क्या की है, इंस्पायर्ड द परफॉर्मेंस ऑफ स्वदेशी स्ट्रीट प्लेस एंड फोल्क डांस। इस पुस्तक में स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों और लोकगीतों को प्रेरित किया गया है, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और थर्ड स्टेटमेंट, द यूज ऑफ देश बाय देवस्कर द स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रीजन ऑफ बंगाल। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट इनका गलत हो जाता है। देवस्कर द्वारा देश शब्द का प्रयोग बंगाल के क्षेत्र के लिए नहीं, पूरे देश के लिए प्रयोग किया गया था। तो अगर हम थर्ड ऑप्शन को हटाते हैं जो कि गलत है, गलत है, गलत है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गांधी इरविन पैक्ट इंक्लूडेड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो गांधी इरविन पैक्ट की बात करते हैं। आपको पता है गांधी इरविन पैक्ट जो है वो 5 मार्च 1931 को किया गया था। तो 5 मार्च 1931 की घटना है। गांधी जी और वाइसराय इरविन के बीच में एक समझौता हुआ था जिसके अंतर्गत गांधी जी जो अपना सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट या सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रहे थे वो स्थगित करेंगे, और इनकी जो गोलमेज सम्मेलन हो रहे थे वो गोलमेज सम्मेलन असफल हुआ था पहला, तो दूसरे में पार्टिसिपेट करेंगे। तो पहला ऑप्शन है इन्विटेशन टू कांग्रेस टू पार्टिसिपेट द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सही है। विड्रॉ द ऑर्डिनेंस प्रोमलगेटेड कनेक्शन विद द सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, बिल्कुल। गांधी जी दूसरे सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करेंगे और फिर कहाँ जाएंगे, तो यहाँ से जाएंगे गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए। एक्सेप्टेंस ऑफ गांधी जी सजेशन और इंक्वायरी इनटू पुलिस एक्सेस, पुलिस की जातियों की जांच करने के लिए गांधी जी और 100 की स्वीकृति, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। रिलीज द दोज प्रिजनर्स हु वर नॉट चार्ज्ड विथ वायलेंस, केवल उन्हीं कैदियों की रिहाई की जाएगी जिन पर हिंसा का कोई अभियोग नहीं होगा, तो ये सही हो जाएगा। इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा बी 1, 2 और 4। तो आपको याद रखना है 5 मार्च 1931 को गांधी जी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था। इस समझौते के अंतर्गत सबसे पहले गांधी जी का जो सविनय अवज्ञा आंदोलन या सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट चल रहा था उसको स्थगित किया जाएगा। आप इसके लिए हमारा एक वीडियो भी देख सकते हैं मॉडर्न इंडिया का, तो उसमें भी हमने इसमें एक्सप्लेन किया है, आप इस आंसर को बहुत आसानी से कर सकते थे। तो गांधी जी एक तो सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करेंगे, इसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए जाने की भी स्वीकार मानेंगे। इसके अलावा यहाँ पर जिन लोगों को जिन्होंने कोई भी वायलेंस या हिंसा नहीं की थी उन लोगों को छुड़वाने की बात गांधी जी करते हैं।
तो इस तरीके से ये 3 ऑप्शन जो हैं वो आपके सही हो जाते हैं, 1, 2 और 4, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बिटाल विध्वंसक की बात कर रहे हैं, द फर्स्ट मंथली जर्नल टू हैव अनटचेबल्स। तो ये तो सीधा क्वेश्चन था, गोपाल बाबू बालंगड़ जो थे उनके द्वारा इसको चलाया गया था, और ये ब्राह्मणिकल या सेरेमोनिकल पॉल्यूशन के अगेंस्ट में ये मैगजीन जो है वो पब्लिश की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया द टर्म कुल्यावाप और द्रोणावाप, तो कुल्यावापा एंड द्रोणावापा डिनोट, तो कुल्यावाप और द्रोणावाप की बात की गई है, ये किससे संबंधित है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये गुप्तकालीन शब्द हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, तो ये गुप्तकालीन शब्द हैं, गुप्ताज पीरियड से संबंधित हैं। दूसरी बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि ये ना सिर्फ कुल्यावाप, द्रोणावाप और भी होते हैं, आठवाप, निर्वतन, ये सारे के सारे शब्द जो हैं वो किससे संबंधित हैं? तो मेजरमेंट ऑफ लैंड, भूमाप से संबंधित यूनिट्स हैं ये, तो आपको ध्यान रखना है कुल्यावाप, द्रोणवाप, आड़वाप, निर्वतन, ये सब गुप्तकालीन भूमि की मेजरमेंट ऑफ लैंड से संबंधित यूनिट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स एडवाइज टू द सब्जेक्ट थ्रू द इंस्क्रिप्शन। तो एक तो आपको सबसे पहले दिमाग में ये रखना है कि इंस्क्रिप्शन, अभिलेख के माध्यम से किसने अपनी प्रजा को परामर्श दिया। तो अगर आप इसको थोड़ा सा सोचने की कोशिश करें तो सबसे ज़्यादा इंस्क्रिप्शन से संबंधित कौन है? तो अशोक है। यहाँ पर एक और बात मैं आपको बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को अगर हम पढ़ते हैं, हुज एवर प्रेजेस हिज रिलीजियस सेक्ट और ब्लेम्स ओवर अदर सेक्ट्स आउट ऑफ एक्सेसिव डिवोशन टू हिज ओन सेक्ट with the view of glorifying his own sect, he rather injures his own sect very severely। कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। तो इसको एक तो आप सीधा आप अशोक लगा सकते थे, क्योंकि ज़्यादातर टाइम में ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं वो अशोक के ही इंस्क्रिप्शन से संबंधित होते हैं, और 12वें शिलालेख में 12th रॉक एडिक्ट में अशोक ने ये बात अपनी प्रजा से कही है। यहाँ पर मैं एक और बात आपको जो बता रहा था कि आपको ये ध्यान रखना है कि यूपीएससी के पैटर्न में ज़्यादातर समय में आपको मौर्य काल से क्वेश्चन मिलेगा, गुप्त काल से क्वेश्चन मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत रहती है, हड़प्पा सभ्यता से, कभी हड़प्पा से, कभी बौद्ध जैन से, इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं, तो आपको इन यूनिट्स को बहुत अच्छे से तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डिस्क्रिप्शन द टर्म परामिता। ठीक है, तो परामिता बेसिकली जो परामिता हिंदी में लिखा गया है वो थोड़ा सा सही शब्द नहीं है, हिंदी में जो है वो पारमिता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पारमिता शब्द है ये, और पारमिता इंग्लिश में ठीक है, ये हिंदी के लिए जो है वो परामिता की जगह पारमिता शब्द है। और यहाँ पर हम बात करते हैं तो द अर्लीस्ट धर्मशास्त्र वाज टेक्स्ट इन अफ्रोसेडिक सूत्र स्टाइल, ये गलत है। फिलोसफिकल स्कूल डिड नॉट एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ वेदास। तो परफेक्शन हुज अटेनमेंट लेड टू बोधिसत्व पाथ, तो जो परिपूर्णताएं हैं जिनकी प्राप्ति में बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ है उसकी बात की गई है। अब थोड़ा सा बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म में एक महायान है, एक हीनयान है। तो महायान जो है वो बेसिकली पारमिता मार्ग की बात करते हैं, और इसके अंतर्गत ये 10 प्रकार के मार्ग, जैसे कि हीनयान वाले जो हैं वो अष्टांगिक मार्ग की बात करते हैं। आप अष्टांगिक मार्ग पे चलिए और अष्टांगिक मार्ग से, इसी तरीके से पारमिता मार्ग जो है इसके अंतर्गत 10 सील की इन्होंने बात की है, और 10 जो हैं उनमें सील, दान, ठीक है, दान के बाद शांति, ठीक है, इसके बाद वीर्य, ध्यान, प्रज्ञा, उपाय कौशल, प्राणिधान, बल और ज्ञान पारमिता। तो इन 10 चीज़ों की यहाँ पर बात की गई है, तो आंसर हो जाएगा आपका 3rd। तो ये महायान से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। महायान ने पारमिता मार्ग के अंतर्गत 10 चीज़ों को बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
in the Indian history, the Rakhmabai case in 1884. तो रखमाबाई केस की बात की गई है। वुमेन्स राइट टू गेन एजुकेशन, महिलाओं की शिक्षा पाने का अधिकार, ये तो बिल्कुल सीधा सीधा गलत है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं की गई है। तो अगर आप इसे हटा देते हैं तो आपका आंसर ही निकल आता है, जैसे कि ये गलत, ये गलत और ये गलत। रखमाबाई केस बेसिकली था क्या, आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो रखमाबाई केस में बेसिकली 1884 में ये आया था। इनका जन्म रखमाबाई का 1864 महाराष्ट्र में हुआ था। द हिंदू लेडी करके ये यहाँ पर लिखती भी थी पेपर के लिए। तो बेसिकली एक तो इन्होंने क्या किया था, जब इनकी शादी 11 ईयर की एज में हो गई थी तो ये उसके बाद भी ये अपनी माँ के साथ रहती थी। माँ जो थी, या इनके पापा नहीं थे तो इनकी माँ ने एक सर्जन सखाराम अर्जुन से शादी कर ली थी, ठीक है। और रखमाबाई के ऊपर इनके जो सौतेले पिताजी थे या जो फादर थे इनके, उनका काफ़ी इम्पैक्ट था और उसी के कारण ये बाद में डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए चली गई। बाद में इनके पति जो थे इन्होंने इनके ऊपर केस कर दिया और उस केस में फाइनली स्ट्रगल होता है और यहाँ पर क्वीन विक्टोरिया जो है, रखमाबाई इन्हें खत लिखती हैं और उसके सामाजिक सुधारों की सहमति इन्हें प्राप्त होती है और फाइनली एज ऑफ कंसेंट से रिलेटेड है ये केस और दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन, यानी कि एज ऑफ कंसेंट और रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगरल राइट। तो एक तो तरीका था कि वुमेन राइट टू एजुकेशन, एजुकेशन से संबंधित बहुत सारे एक्ट आए हैं, रखमाबाई केस बिल्कुल उससे संबंधित नहीं है तो हम इससे भी इस आंसर को लगा सकते हैं। और दूसरा तरीका हमारे पास था कि हम इसको हटा दें तो फिर हम इस तरीके से इसको कर सकते हैं। तो एज ऑफ कंसेंट बिल्कुल सही है और रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट्स ये दोनों सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। तो इंडिगो कल्टीवेशन इन इंडिया डिक्लाइंड बाय बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी बिकॉज 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती के ह्रास का क्या कारण था। 20th सेंचुरी की बात कर रहे हैं। पीजेंट्स असिस्टेंट टू ऑपरेसिव कंडक्ट ऑफ प्लांटर्स, नील के उत्पादकों के अत्याचारी आचरण के प्रति काश्तकारी विरोध तो था लेकिन इससे डिक्लाइन नहीं हुआ था। इट्स अनप्रॉफिटेबल इन द वर्ल्ड मार्केट बिकॉज ऑफ द न्यू इन्वेंशंस, नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर होना, तो बी इसका सही आंसर है। फिर नेशनल लीडर्स अपोजिशन ऑफ कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो, विरोध तो कर रहे थे लेकिन इसके कारण इसका विनाश नहीं हुआ था। गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द प्लांटर्स, ये भी इसका कारण नहीं था, तो आंसर हो जाएगा आपका बी। वेलेजिली की बात करते हैं। वेलेजिली एस्टेब्लिश द फोर्ट विलियम कॉलेज एट कलकत्ता बिकॉज, तो पहला है ही वॉज आस्क्ड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लंदन टू डू सो, ही वांटेड टू रिवाइव इंटरेस्ट ऑफ ओरिएंटल लर्निंग इन इंडिया, ही वांटेड टू प्रोवाइड William Carey to his associate with employment, he wanted to train British civilian and administrative purpose in India। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है डिफरेंट फॉर्म में। वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, विद द रेफरेंस ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उलुगुलान या ग्रेट टुमल्ट इन द डिस्क्रिप्शन विच ऑफ द, तो उलुगुलान बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये। उलुगुलान या महान उपद्रव किसे कहा जाता है, तो बिरसा मुंडा जो थे इनको कहा जाता है। ये क्वेश्चन हम लोग कई बार एग्जाम में पूछ चुके हैं आपसे, तो ये आप आराम से अपने पेपर्स में देख सकते हैं। नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू द स्कॉलर्स लिटरेचर ऑफ एंशिएंट इंडिया, तो एंशिएंट इंडिया है और हमें राइट स्टेटमेंट बताना है। पाणिनि इज एसोसिएटेड विथ पुष्यमित्र सुंग, दिस इज द रॉन्ग आंसर। पाणिनि पुष्यमित्र संघ से संबंधित नहीं थे, इनसे संबंधित थे पतंजलि। पाणिनि जो है वो अष्टाध्यायी से संबंधित हैं और पुष्यमित्र सुंग, सुंग वंश की स्थापना करते हैं मौर्य वंश के बाद। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके सुंग वंश की स्थापना करते हैं, जबकि पाणिनि का टेन्योर जो है वो 500 BC के समय का है, तो काफ़ी पहले की स्थिति है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ बात की जा रही है बिल्कुल अलग की, तो पुष्यमित्र सुंग काफ़ी आगे के हैं और पुष्यमित्र सुंग के समय में पतंजलि थे जिन्होंने इनके समय में अश्वमेध यज्ञ भी कराए थे। फिर है अमर सिंह इज एसोसिएटेड विद हर्षवर्धन, तो अमर सिंह जो है वो हर्षवर्धन से संबंधित नहीं थे। अमर सिंह किससे संबंधित थे, तो अमर सिंह चंद्रगुप्त सेकंड से संबंधित थे। फिर नेक्स्ट है कालिदास इज एसोसिएटेड विद चंद्रगुप्त सेकंड, ये बिल्कुल सही है, तो आंसर हो जाएगा थर्ड। एक तरीका आपके पास ये था कि आप पहला ऑप्शन गलत था तो आप ये ऑप्शन भी एलिमिनेट कर सकते थे।
और अगर दूसरा भी कर देते तो ये 3 ऑप्शन जो है वो आपके एलिमिनेट हो जाते। तो इस तरीके से आंसर जो है आपका थर्ड हो जाता था, कालिदास। नेक्स्ट, इन द context of the recent advances in human reproductive technology, pro-nuclear technology is used। अब हम हिस्ट्री के क्वेश्चंस के बाद साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। तो फर्टिलाइजेशन ऑफ एग इन विट्रो बाय डोनर स्पर्म, जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ स्पर्म प्रोड्यूसिंग सेल्स, डेवलपमेंट ऑफ स्टेम सेल इन फंक्शनल एम्ब्रियोस, तो प्रिवेंशन ऑफ द माइट्रोकॉन्ड्रियल डिसीज इन ऑफस्प्रिंग। तो जो भी ऑफस्प्रिंग होगा उसमें कौन सी डिसीज़ की बात कर रहे हैं। ये बहुत चला है कि संतान में सूत्रकणिका या माइट्रोकॉन्ड्रिया से होने वाले रोगों के बचाव के लिए ही प्रोन्यूक्लियर ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। ये पढ़ाया गया क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विद द प्रेजेंट स्टेट ऑफ डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन इफेक्टिवली टू डू विद द फॉलोइंग। कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बात कर रहे हैं हम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। तो ब्रिंगिंग डाउन इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इन इंडस्ट्रियल यूनिट्स, औद्योगिक इकाइयों में किस कार्य को प्रभावी रूप से कर सकती थी। तो खपत कम करना है, बिल्कुल कर सकते हैं। सेकंड है क्रिएट मीनिंगफुल शॉर्ट स्टोरीज एंड सॉन्ग्स, कर सकते हैं। डिसीज डायग्नोसिस बहुत करते हैं। टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्सेशन और वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा का बेताल संचरण। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5। तो ये सारे के सारे काम जो हैं वो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से कर सकते हैं। नेक्स्ट, VLC विजिबल लाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात की गई है। तो VLC यूज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, वेवलेंथ 375 टू, नॉर्मली आप इसको देखते ही हैं। फिर VLC इज़ नॉन एज द लॉन्ग रेंज ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन, ये बिल्कुल सही है। VLC कैन ट्रांसमिट लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा फास्टर देन ब्लूटूथ, ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है। और फोर्थ जो है वो है VLC हैज़ नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, तो ये सही है। तो इसलिए आंसर हो जाएगा आपका C 1 3 एंड 4। नेक्स्ट, with reference to blockchain technology consider the following statement। blockchain तकनीकी की बात की गई है। it is a public ledger that everyone can inspect with no single user control। यह एक सार्वजनिक खाता है जिसके हर कोई निरीक्षण कर सकता है, परंतु जिससे कोई भी एक उपभोक्ता नियंत्रित नहीं करता है। ये बिल्कुल सही बात है कि इसे आप देख तो सकते हैं, लेकिन नियंत्रित या कंट्रोल इसे आप कोई भी एक पर्सन इसे नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है द स्ट्रक्चर एंड डिजाइन ऑफ ब्लॉकचेन इज सच दैट ऑल द डाटा इन इट आर अबाउट क्रिप्टो करेंसी ओनली। तो ब्लॉकचेन की संरचना और अभिकल्प ऐसा है कि इसका समूचा डाटा केवल क्रिप्टो करेंसी के विषय में है। तो कभी भी क्वेश्चन के ऑप्शन में अगर केवल या ओनली वर्ड आता है तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम गलत होता है। तो केवल क्रिप्टो करेंसी के रूप में नहीं होता है। तो अब हम 2 से अगर एलिमिनेट करते हैं तो आपका B और C ऑप्शन तो क्लियर कट हट जाएगा। अब हम थर्ड ऑप्शन पे आते हैं। एप्लीकेशंस दैट डिपेंड ऑन बेसिक फीचर्स ऑफ ब्लॉकचेन कैन बी डेवलप्ड विदाउट एनीबॉडी परमिशन। ब्लॉकचेन की विशिष्टताओं पर आधारित अनुप्रयोगों को बिना किसी व्यक्ति की अनुमति के विकसित किया जा सकता है। ये आपका सही स्टेटमेंट है। तो आंसर हो जाएगा D 1 एंड 3। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, विथ रेफरेंस टू द कार्बन नैनो ट्यूब कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कार्बन नैनो ट्यूब की बात कर रहे हैं 10 टू द पावर 9 नैनोमीटर की। जब हम बात करते हैं 10 टू द पावर -9 मीटर की हम बात करेंगे तो 1 नैनोमीटर, इतनी पतली स्ट्रक्चर्स की हम बात कर रहे हैं। दे कैन बी यूज्ड एट कैरियर ऑफ ड्रग्स एंड एंटीजेंस इन द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में औषधियों और प्रतिजनों के वाहकों के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। एंटीजन और मेडिसिन बनाई जाती हैं। नैनो ट्यूब या नैनो टेक्नोलॉजी वाले टॉपिक में ये आपको अच्छे से पढ़ाया गया है। नेक्स्ट, दे कैन बी मेड इनटू आर्टिफिशियल ब्लड कैपिलरीज फॉर एन इंजर्ड पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। इनको मानव शरीर के क्षतिग्रस्त भाग के लिए कृत्रिम रक्त कोशिकाओं के रूप में बनाया जा सकता है। तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है दे कैन बी यूज्ड इन बायोकेमिकल सेंसर। तो बहुत सारे सेंसर जो हैं वो नैनो टेक्नोलॉजी से बनाए जाते हैं, तो बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट है कार्बन नैनो ट्यूब्स आर बायोडिग्रेडेबल। कार्बन नैनो ट्यूब जैव निम्नीकरण होती हैं। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन आप लोगों को जा सकता है, लेकिन ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि ये बायोडिग्रेडेबल होती हैं। तो इस तरीके से ये आपके चारों ऑप्शन सही होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, कंसिडर द फॉलोइंग एक्टिविटीज। निम्न गतिविधियों पे बात करते हैं। स्प्रेइंग पेस्टिसाइड ऑन ए क्रॉप फील्ड, इंस्पेक्टिंग द कार्टर्स ऑफ एक्टिव वॉल्केनो, सक्रिय ज्वालामुखी के मुखों का निरीक्षण करना। थर्ड है कलेक्टिंग ब्रीथ सैंपल्स फॉर द स्पाउटिंग वेल्स ऑफ डीएनए एनालिसिस। अब यहाँ पे बात जो की गई है डीएनए के विश्लेषण के द्वारा उत्प्रेषण करती हुई वेलों के श्वास के नमूनों को एकत्र करना। एट द प्रेजेंट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी विच ऑफ द above activities can be successfully carried out using drones। ड्रोन्स के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जिसके अंतर्गत हम खेतों में पीड़कनाशी या पेस्टिसाइड को स्प्रे कर सकते हैं। फिर इसके अलावा हम ज्वालामुखियों के मुखों पर भी निरीक्षण कर सकते हैं और ब्रीथ सैंपल्स भी हम वेल का ले सकते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3, यानी कि आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, the experiment will employ a trio of spacecraft flying in formation of the shape of equilateral triangle that has sides 1 million किलोमीटर लॉन्ग। तो 1 मिलियन किलोमीटर लॉन्ग की बात कर रहे हैं। विथ लेजर साइनिंग बिटवीन द क्राफ्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट द क्वेश्चन रेफर्स टू। यह प्रयोग 3 ऐसे अंतरिक्ष यानों को काम में लाएगा जो एक समबाहु त्रिभुज की आकृति की उड़ान भरेंगे, जिसमें प्रत्येक भुजा 1 मिलियन किलोमीटर लंबी है और यानों के बीच लेजर चमक रही होगी। कथित प्रयोग किसके संबंध में है? तो ये काफ़ी न्यूज में रहा है। तो इवॉल्व्ड लीजा है, इसे आपको ध्यान रखना है। ये लीजा जो है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर लीजा पाथफाइंडर आपको कर सकता है। तो यहाँ पर 5 मिलियन की बात की जाती है, जबकि 1 मिलियन की पूछी गई है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जेनेटिक चेंजेस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द सेल दैट प्रोड्यूस एग और स्पर्म्स ऑफ ए प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स। भावी माता पिता के अंडा शुक्राणु उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं में आनुवंशिक परिवर्तन किए जा सकते हैं। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? अ पर्सन्स जीनोम कैन बी एडिटेड बिफोर बर्थ एट द अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज। व्यक्ति का जीनोम जन्म से पूर्व प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में संपादित किया जा सकता है। थर्ड है ह्यूमन इंड्यूस्ड प्लोरिपोटेंट स्टेम सेल्स कैन बी इंजेक्टेड इनटू द एम्ब्रियो ऑफ ए पिग। मानव प्रेरित बहुशक्त स्टेम कोशिकाओं को एक सूकर के भ्रूण में अंतर्वेशित किया जा सकता है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट आपसे पूछे गए थे। तो बिल्कुल आप माता पिता में जो जेनेटिक चेंजेस हैं उनकी आप बात करते हैं, फिर पर्सन के जीनोम में चेंज कर सकते हैं अर्ली स्टेज में, और यहाँ पर प्लूरिपोटेंट है तो कोई भी सेल में ये यहाँ पर चेंज हो जाएगी। और चूंकि ये स्टेम सेल हैं तो इनमें ये चेंजेस संभव हैं, इसलिए आंसर आपका हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 45, न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन की बात कर रहे हैं। अभी काफ़ी इस पे चर्चा हुई है, आपको ध्यान रखना है। दीज वैक्सीन्स आर इफेक्टिव अगेंस्ट न्यूमोनिया एज वेल एज मेनिंजाइटिस। नाम ही है इसका न्यूमोकोकल। तो ठीक है, तो निमोनिया, मेनिंजाइटिस और सेप्सिस ये तीनों के लिए काम करता है। बिल्कुल सही है। डिपेंडेंस ऑन एंटीबायोटिक्स दैट आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट ड्रग रेसिस्टेंट बैक्टीरिया कैन बी रिड्यूस। उन प्रतिजैविकों पर निर्भरता कम की जा सकती है जो औषध प्रतिरोधी जीवाणुओं के विरुद्ध प्रभावी नहीं है। ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि हम एंटीबायोटिक देते हैं तो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट या प्रतिजैविक प्रतिरोध उत्पन्न होता है, इसकी ये संभावना नहीं है। थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं। दीज वैक्सीन हैव नो साइड इफेक्ट एंड कॉज नो एलर्जिक रिएक्शंस। तो ये बिल्कुल गलत है। कोई भी वैक्सीन आप बचपन से देखिए, अभी भी आप जो भी सुनते चले आ रहे हैं, कोई वैक्सीन देते हैं इचिंग होती है, थोड़ी स्वेलिंग होती है, रेडनेस होती है, तो कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ये बिल्कुल क्लियर कट गलत है। और अगर हम थर्ड को एलिमिनेट करें तो ये तो आपका सीधा सीधा एलिमिनेट हो जाता है, यानी कि 1 और 2 सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। और हमेशा याद रखना है कि ऐसी कोई वैक्सीन नहीं है जिसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट ना हो, थोड़े ना थोड़े साइड इफ़ेक्ट होते ही हैं। तो ऐसे ऑप्शंस को आप बहुत आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46,
इन इंडिया द टर्म पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, तो पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर जो शब्द है ये सीधा क्वेश्चन ही कई बार न्यूज़ में आ चुका है। डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जा रही है, डिजिटल सुरक्षा आधारभूत संरचना की बात यहाँ पर की जा रही है। आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट 47, which of the following statement are correct regarding to the general difference between the plant cell and animal cell? तो animal cell और plant cell के बीच में differences की बात की है। plant cell है cellulose cell wall, तो cellulose जो कोशिका भित्ति होती है animal cell में नहीं होती, यानी कि ये सही है। plant cell do not have plasma membrane unlike animal cell which do। प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है आपको ये ध्यान रखना है, अगर ये एनिमल सेल होगी तो इसमें सेल वॉल और होगी ऊपर, लेकिन अगर ये प्लांट, ठीक है ना, एनिमल सेल और प्लांट सेल, अगर मान लीजिए कि ये प्लांट सेल होती तो इसमें सेल वॉल होती, और लेकिन ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये दोनों में ही पाई जाती है, ना कि सिर्फ एनिमल सेल में और प्लांट सेल में। तो आपको ध्यान रखना है कि ये होती है, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट जो है वो टोटली गलत है। अगर गलत है तो इसको हम एलिमिनेट करें तो फर्स्ट एलिमिनेट हो जाएगा, सेकंड एलिमिनेट हो जाएगा और फोर्थ एलिमिनेट, तो आंसर तो आपका ऐसे ही निकलना है। फिर भी देख लेते हैं। मैच्योर प्लांट सेल है वन लार्ज वैक्यूल विच एनिमल सेल हैज़ मैनी स्मॉल वैक्यूल। बिल्कुल, जो प्लांट सेल या दब कोशिकाएं जो होती हैं उनमें बड़ी रिक्तिका या बड़ी वैक्यूल पाई जाती है, जबकि एनिमल सेल में या तो अनुपस्थित होती हैं या बहुत छोटी छोटी सी होती हैं। तो 1 और 3 सही है। अगर आप सिर्फ ये समझ पाते कि सेकंड ऑप्शन जो है वो क्लियर कट गलत है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में ही पाई जाती है, तो इस तरीके से आपका आंसर वैसे ही एलिमिनेट हो जाता है। तो कई क्वेश्चन आप ऐसे भी आराम से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजन्स और फैक्टर एक्सपोजर टू बेंजीन पॉल्यूशन? ऑटोमोबाइल, टोबैको, वुड बर्निंग यूजिंग वर्निस्ड वुडन, फर्नीचर यूजिंग प्रोडक्ट मेड बाई पॉलीयूरेथीन। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से ही बेंजीन निकलती है, टोबैको स्मोक से, वुड बर्निंग से, वर्निस्ड वुडन फर्नीचर से, और प्रोडक्ट मेड बाई पॉलीयूरेथीन। तो इन सारे प्रोडक्ट के द्वारा ही बेंजीन प्रदूषण होता है, इसलिए आपका सीधा आंसर जो है वो 5th हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 49, इफ अनदर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हैपन इन द नियर फ्यूचर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस पॉलिसीज आर मोस्ट लाइकली टू गिव सम इम्यूनिटी टू इंडिया? यदि निकट भविष्य में दूसरा वैश्विक वित्तीय संकट होता है तो कौन सी कार्य या नीतियाँ भारत को सबसे अधिक संभावना के साथ कुछ उन्मुक्तियाँ प्रदान करेंगी? तो यहाँ पर हम बात करते हैं नॉट डिपेंडिंग ऑन द शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरोइंग, अल्पकालीन विदेशी ऋणों पर निर्भर न रहना। सेकंड है ओपनिंग अप मोर फॉरेन बैंक्स, कुछ और विदेशी बैंकों का प्रारंभ करना। थर्ड है मेंटेनिंग फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, पूंजी खाते में पूर्ण परिवर्तितता को बनाए रखना। तो ये सेकंड और थर्ड ऑप्शन जो है वो क्लियर कट गलत हैं, तो इसलिए आंसर हो जाएगा आपका 1। ठीक है, अल्पकालीन विदेशी ऋणों पर निर्भर न रहना, तो आंसर आपका केवल और केवल 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, इफ़ यू विड्रॉ 1 लाख फ्रॉम योर इन कैश from your demand deposit account at your bank, the immediate effect on aggregate money supply in the economy will be। यदि आप अपने बैंक में मांग जमा खाते से 1 लाख रुपए नगद राशि निकालते हैं तो अर्थव्यवस्था में तात्कालिक रूप से मुद्रा की समस्त पूर्ति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? टू रिड्यूस इट 1 लाख, टू इंक्रीज इट 1 लाख, टू इंक्रीज बाई मोर देन 1 लाख, टू लीव इट अनचेंज। तो आपको याद रखना है किससे बात की जा रही है, डिमांड डिपॉजिट अकाउंट से बात की जा रही है, तो इमीडिएट इफेक्ट कुछ भी नहीं होगा। तो लीव इट अनचेंज मतलब मुद्रा की समग्र पूर्ति अपरिवर्तित रहेगी, तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा डी। तो हमने इस तरीके से आपके सेट ए के यूपीएससी प्री 2020 के 50 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया। इनके आंसर्स आपको मैंने बता दिए, एलिमिनेशन किस तरीके से करना है ये मैंने आपको समझा दिया। बाकी क्वेश्चंस को हम अपने इस वीडियो के सेकंड वीडियो जो लाएंगे पार्ट सेकंड करके, तो उसमें हम अगले 50 क्वेश्चंस को उसके अंतर्गत आपको बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।